नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है स्वेज कैनाल से रिलेटेड। देखिए, कंटेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्वेज कैनाल एज अ लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेस्ट ये है कि यहां पर एक एवर गिवन नाम का एक शिप कार्गो जो है वो आकर स्टक हो गया है। ठीक है, क्यों स्टक हो गया? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, वेदर कंडीशन यहाँ की थोड़ी ठीक नहीं थी, इसी कारण। ओके, तो नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट सुएज कैनाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर लोकेटेड है सुएज कैनाल? तो देखिए, आपको यहां पर मेडिटेरियन सी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके टॉप साइड में, टॉप ईस्टर्न साइड में हमें मेडिटेरियन सी दिखाई देता है, जो कि अफ्रीका और यूरोप को डिवाइड करता है। ठीक है, और इसी के एडजेसेंट हमें रेड सी दिखाई देता है। ठीक है, जो क्या करता है? एशिया और अफ्रीका को डिवाइड करता है। ठीक है, रेड सी पहले, ओके, इन्हीं दोनों के बीच में यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो लोकेशन है, ये वाला जो एरिया है, इसे कहा जाता है सुएज कैनाल। ठीक है, ये क्या करती है? सुएज कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, इसी कारण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले तो यहां पर ये किसकी सोवरेनिटी के अंदर आता है सुएज कैनाल? तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो कंट्री है, ठीक है ना, ये है इजिप्ट। ऑलराइट, तो इजिप्ट के अंडर आता है सुएज कैनाल। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलमोस्ट वर्ल्ड का जो 12% ट्रेड है वो इसी सुएज कैनाल से होकर गुजरता है। आप देख सकते हैं ये सबसे क्लोजेस्ट एरिया है जो कि क्या करता है? यूरोप को एशिया और अफ्रीका से कनेक्ट करता है। ठीक है ना, बहुत इजीली, आपको बिल्कुल भी ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। इजीली आप यहां से यूरोप से मेडिटेरियन सी आए, मेडिटेरियन सी से रेड सी में जाओ और यहां से आपको एक्सेस मिल जाएगी एशिया की। अगर ये कैनाल नहीं होती तो आपको पूरा घूम कर आना पड़ता अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट है यूरोप से बाकी का जो इंडिया एशिया वाला रीजन है यहां के लिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत क्रूशियल ऑयल, नेचुरल गैस कार्गोस वगैरह होकर गुजरते हैं। ठीक है, कितने कार्गोस वगैरह डेली जा रहे हैं ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुएज कैनाल जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इजिप्ट की इकोनॉमी का। लास्ट ईयर ही सिर्फ इस कैनाल के थ्रू कितना 5.61 बिलियन रेवेन्यू अर्न किया है इजिप्ट ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा अमाउंट है। ठीक है, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सुएज कैनाल जो है वो स्टार्ट हुई थी 1869 में, और ये वो टाइम था जब यूरोपियन पावर्स अपने पीक पर हुआ करती थी। ठीक है, तो ये कैनाल को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था? तो ब्रिटिश और जो फ्रांस है उन दोनों के द्वारा इस कैनाल को ऑपरेट किया जाता था या फिर कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, बट लेटर ऑन क्या होता है, 1956 में स्विस क्राइसिस आ जाते हैं। ठीक है ना, मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस के नाम से भी आपने इनको सुना होगा। इन क्राइसिस में क्या होता है, जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, उन्होंने क्या किया, 1956 में उठाकर सुएज कैनाल को नेशनलाइज्ड कर दिया। ठीक है, यानी कि इजिप्ट के कंट्रोल में ले लिया। ओके, ये कैनाल जो है वो पास्ट में 5 टाइम क्लोज हो चुकी है। ठीक है ना, बीच बीच में इसको बंद कर दिया जाता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम वगैरह अराइज होती है तो इसको क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो डेट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं कि लास्ट टाइम कब ये क्लोज की गई थी, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं सुंदर वंश के बारे में। ठीक है ना, क्या है सुंदर वंश? देखिए, सबसे पहले तो सुंदर वन एक डेल्टा है। किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्रा जो रिवर्स हैं उनके द्वारा इसको फॉर्म किया जाता है। ओके, उसके साथ साथ सुंदर वन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल साइट भी है हमारे लिए। ठीक है, क्यों है अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम पहले कंटेक्स्ट जान लेते हैं कि क्यों ये सुंदरवन डेल्टा न्यूज में आया है। देखिए, हमें पता होगा, आपको सभी को पता होगा, इस समय जो वेस्ट बंगाल है वहां पर इलेक्शंस वगैरह आ रहे हैं। इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ऐसा कैंपेन किया जा रहा है कि वो अगर पावर में आ जाती है तो वो क्या करेंगे, सुंदरवन डेल्टा को डेवलप करने का काम करेंगे। ठीक है, तो नॉट अगेन कंटेस्ट जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पॉइंट याद रखिएगा, लास्ट ईयर 2020 में क्या हुआ था, एक साइक्लोन ने इंडिया को हिट किया था, साइक्लोन एम्फान। ठीक है, इस साइक्लोन के हिट करने के कारण सुंदरवन डेल्टा जो है काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। ओके, यही याद रखिए, इसके बारे में काफी होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, सुंदरवन डेल्टा को बहुत डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो यहां पर पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम,
और आपको पता होना चाहिए मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो क्या करता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को, यानी कि जो आपका लैंडमास होता है उसको एक्वेटिक या फिर मैराइन इकोसिस्टम से सेपरेट करता है। ये बीच का एक ट्रांजिशनल वाला जोन होता है। ओके, कौन सी रिवर्स वगैरह यहां पर आकर मर्ज होती हैं या फिर कौन सी रिवर्स जो है यहां पर आकर डेल्टा फॉर्म करती हैं, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर। ठीक है, ये तीन रिवर्स, मेघना के बारे में लोग कई बार भूल जाते हैं ये तीन रिवर जो है यहां पर आकर डेल्टा फॉर्म करती हैं और वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डेल्टा जो है वो भी सुंदरवन डेल्टा है और ये आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है सुंदरवन के बारे में। इसके बाद सुंदरवन को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1973 में। ठीक है ना, इसके पीछे एक रीजन ये भी है क्योंकि सुंदरवन इकलौता ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहां पर टाइगर पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। ओके, फिर सुंदरवन को एक बार नेशनल पार्क भी डिक्लेयर किया गया 1894 में। उसके बाद ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है कि इट इज अ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, इसे फिर बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर भी डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा 2001 में। तो ये सब कुछ है, एक टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। उसके साथ साथ ये एक रामसर कन्वेंशन की साइट भी है। ओके, तो कितनी चीजें हो गई, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बायोस्फीयर रिजर्व एंड रामसर कन्वेंशन। 5 चीजें हैं सुंदरवन डेल्टा से रिलेटेड। पांचों के पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सुंदरवन नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करें। यहां पर पाई जाने वाली स्पीशीज अगर हम देखें तो रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, क्रोकोडाइल, वाटर मॉनिटर लेजर्ड वगैरह, गंगाटिक डॉल्फिन, ऑलिव लिडेड टर्टल्स वगैरह, ये सारे एनिमल्स हमें यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर मैंग्रोव्स के अगर हम बारे में डिस्कस करें तो मैंग्रोव्स के बारे में मैंने जैसा आपको बताया ये एक ट्रांजिशनल जोन होता है। ठीक है, मैराइन इकोसिस्टम और हमारा जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके बीच का ट्रांजिशनल फेज होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज के कोस्टल एरिया में हमें ये देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इनके इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले इनका इकोलॉजिकल फंक्शन काफी ज्यादा है। वुडी ट्रीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है ना, हैबिटाट्स हैं, उसके साथ साथ फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, फिशेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ओके, एक हैबिटाट है फॉर बर्ड्स एंड वनरेबल स्पीशीज, फ्लोरा फोना, यहाँ पर अलग फ्लोरा फोना डेवलप होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कोस्ट लाइन को ये प्रोटेक्ट करते हैं सेडिमेंटेशन वगैरह से, ठीक है ना, न्यूलैंड वगैरह से। ओके, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव्स का। कौन कौन से स्टेट्स में देखने को मिलते हैं हमें, तो देखिए ये हमें बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। सिर्फ वेस्ट बंगाल में तो लार्जेस्ट है ही है, उसके साथ साथ ये हमें देखने को मिल जाएंगे गुजरात में, ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार में। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है ना। अगर ऑप्शन कहीं ऐसा मिल जाए आपको ओनली फाउंड इन वेस्ट बंगाल तो नहीं, ठीक है, गुजरात में भी मिलते हैं, अंडमान निकोबार में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर एंटी करप्शन स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रिसेंटली क्या हुआ, एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया गया था, किसके द्वारा, जो हमारे लोकपाल हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे उनका नाम बताइए कि एट प्रेजेंट इंडिया के लोकपाल का क्या नाम है। ठीक है, उन्होंने रिसेंटली एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करा एंटी करप्शन स्ट्रेटेजीज के ऊपर। ओके, तो करप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि करप्शन होता क्या है। देखिए करप्शन एक इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, अब्यूज ऑफ एंट्रस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन। अगर आपके हाथ में मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, कोई पावर दी और आपने अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए उस पावर का गलत यूज किया, इसे करप्शन के तौर पर समझा जाता है। ठीक है ना, इसके बहुत सारे इंपैक्ट हो सकते हैं और ज्यादातर इंपैक्ट इसके नेगेटिव ही हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव इंपैक्ट कई बार बोला जाता है कि स्पीडी वर्क होता है बस, ठीक है, स्पीडी वर्क वगैरह हमें देखने को मिलता है। बट करप्शन के जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, सबसे पहले तो पॉलिटिकल कॉस्ट। क्या होगा, अगर करप्शन ज्यादा इंक्रीज होगा तो जो चुनी हुई गवर्नमेंट होती है उसमें से ट्रस्ट लूज हो जाएगा, किसका, पीपल का। अगर ऐसा हुआ तो वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, सभी जानते हैं, सोशल कॉस्ट होता है, देखने को मिलता है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट हमें देखने को मिलता है, और लैक ऑफ या फिर इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है ना, ये सारे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं किसके, करप्शन के। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए काफी ज्यादा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है लोकपाल एंड लोकायुक्त को डिस्कस करना। ठीक है, देखिए एक मूवमेंट चला था बहुत फेमस, अन्ना हजारे का मूवमेंट, जो कि एंटी करप्शन से रिलेटेड था। ठीक है, वहां पर उन्होंने डिमांड की थी लोकपाल एंड लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट के लिए और इससे रिलेटेड कोई बिल वगैरह पास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी को देखते हुए सरकार ने 2013 में एक एक्ट पास किया, द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट
13, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू क्या कराया गया, लोकपाल एंड लोकायुक्त को एक स्टैट्यूटरी बॉडीज का स्टेटस मिल गया। याद रखिएगा, लोकपाल एंड लोकायुक्त दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। अब लोकपाल एंड लोकायुक्त होते कौन है, तो ये ऑम्बड्समैन होते हैं, यानी कि ये हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं जो कि करप्शन से रिलेटेड जो भी एलिगेशंस होते हैं उनके इंक्वायरी वगैरह करते हैं, ठीक है। इंडिया में ये जो लोकपाल लोकायुक्त टर्म है ये किसने दी थी, तो एलएम सिंघवी ने, इन्होंने इसको कॉइन किया था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपोजिशन कैसे होती है, यानी कि कौन कौन होता है लोकपाल में। तो देखिए, एक सबसे पहले तो ये एक चेयरमैन रहेगा, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ओके। इसमें चेयरमैन हो सकता है और एक मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम जो 50% मेंबर हैं इसके एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी और वुमेन्स, इन कैटेगरीज में से आनी चाहिए, यानी कि 4 मेंबर्स, एक एससी का हो गया, एक एसटी का हो गया, एक ओबीसी का, एक माइनॉरिटी और एक वुमेन, ठीक है ना। ये मेंबर्स इसके होना कंपलसरी है। उसके बाद फिर इसका जो चेयरमैन है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, या तो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति हो तो वो इसका लोकपाल का चेयरमैन बनाया जा सकता है, या फिर एमिनेंट पर्सन हो और उसका वो इम्पेकेबल इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता हो, ठीक है ना, उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर कभी किसी ने संदेह ना किया हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है, लोकपाल का चेयरमैन बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑफिस कितने टाइम का हो सकता है टर्म, तो 5 इयर्स के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है और 70 इयर्स एज तक, ठीक है। फिर इसके बाद ज्यूरिडिक्शन की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए लोकपाल जो है उसकी ज्यूरिडिक्शन के अंदर सभी आते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए बी सी डी जितने भी ऑफिसर्स हैं और ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी हैं वो सब लोकपाल के अंदर आते हैं। लोकपाल किसी को भी इंक्वायर कर सकता है, बट कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। अगर मामला इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर का या फिर एटॉमिक एनर्जी और स्पेस का है तो इन मैटर्स में वो प्राइम मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी एमपीज और मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड जो मैटर पार्लियामेंट में है उसके बारे में भी डिस्कशन, मतलब उसके बारे में भी इंक्वायरी लोकपाल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था लोकपाल के बारे में। सिमिलरली स्टेट लेवल पर लोकायुक्त होते हैं, ठीक है। जैसे नेशनल लेवल पर लोकपाल होता है, स्टेट लेवल पर लोकायुक्त को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा आज के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।